हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिट स्कीम, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, कितना रेट से आपको पे करना पड़ता है क्वार्टरली, क्या रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में वो है जो स्कीम जो नोटिफिकेशन निकाला था सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। तो आइए सब, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं जीएसटी का, जिसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आई थिंक सब लोगों ने जो भी जीएसटी पढ़ रहे हैं उनने कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन का नाम या कॉम्पोजिशन वर्ड कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुना होगा आपकी बुक्स में, या आपने कहीं और पहले पढ़ा हुआ होगा। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर मैं बात करूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, सीए, सीएस, सीए में जो आप कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न बीइंग क्योंकि प्रैक्टिकली भी ये बहुत फॉलो होता है, तो लेटर ऑन जब आप जाओगे तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकोगे एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो या फिर आपका रिटन बेस्ड हो। और इसके बारे में सारी कहानी जो है वो दी हुई है अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। एंड आई होप आप लोगों को लिंक वगैरह मिला होगा हैंड रिटन नोट्स का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। वैसे आप अभी सिर्फ समझना, सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है, सब कुछ वहाँ से भी करा दूंगा। पहले बस अभी यहाँ पे ध्यान दो और समझो ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट हाफ एन आवर आप मेरे को दे दो, अच्छे से सुनना समझना, अच्छी कमांड आ जाएगी कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर। तो अब एक बार समझते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम है क्या और किसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो ध्यान से, अब होता क्या है, लेट अस से एक मिस्टर ए है जिसका अभी टर्नओवर चल रहा है, मान लो अभी इनका टर्नओवर है 18 लाख। तो क्योंकि टर्नओवर अभी तुम्हारा 20 लाख से कम है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेटर ऑन चला गया बियॉन्ड 20 लाख्स, लेट अस से फॉर एग्जांपल अभी हो गया है ये 22 लाख्स। तो जो मिस्टर ए है उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर वो पहुंच चुका है 22। तो रजिस्ट्रेशन भी होगा अब आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, 20 लाख से ऊपर आ गया है। अब समझते हैं यहाँ प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, एक दिक्कत कहाँ है। जैसे ही आप रजिस्टर करा लेते हो जीएसटी में अपने आप को, आप पे ना कुछ कंप्लायंसेस आ जाती हैं सर। कंप्लायंसेस जैसे कि मंथली रिटर्न जमा कराओ, रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने लगेगा। जीएसटी में रजिस्टर हो गया तो बाहर सामने वाले से जीएसटी चार्ज करूंगा मैं, तो जीएसटी चार्ज करता हूं और एक हाथ से मैंने जो इनपुट दिया होगा उसको मैं सेट ऑफ कर लेता हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, आईटीसी का क्रेडिट ले सकता हूँ, और इसके लिए वजह से तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, एक अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें तो नॉलेज नहीं होगी। एक दुकानदार को नॉर्मली उसको तो सप्लायर को नॉलेज नहीं होगा कि आईटीसी कब लेना है, कैसे लेना है, तो वो एक अकाउंटेंट को भी हायर करेगा। तो होता क्या है, एक रजिस्ट्रेशन कराने से जीएसटी में आप पे ना कुछ खर्चे आ जाते हैं, कुछ कंप्लायंसेस आ जाती हैं, रिटर्न्स कराना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनका खर्चा लगता है, कोई अकाउंटेंट वगैरह रखना पड़ेगा, उसकी फ़ीस अलग दो। तो सिर्फ क्या हुआ कि मैं 20 को क्रॉस करा और एकदम से मेरे खर्चे इतने सारे बढ़ गए। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि ये मिस्टर ए जो है ये डिस्करेज हो जाता है। किस चीज़ के लिए डिस्करेज हो रहा है, ये अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ये उसके लिए डिस्करेज हो रहा है कि यार कौन करेगा। एक चीज़ खुद भी सोचो, देखो सरकार क्या बोलती है कि 20 लाख क्रॉस करने पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। भाई 20 लाख जिसका होता है, अगर डिवाइडेड बाय आप करो 365 डेज, तो पर डे का टर्नओवर क्या है, 5500 रुपीज़।
तो पर डे की सेल्स अगर आपकी 5500 रुपीज़ है, इन दैट केस क्या होगा, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली 365 डेज बाद आपका 20 क्रॉस करेगा। तो पॉइंट ये, अब सोच के देखो, उस बेचारे की सेल्स ही 5500 है, प्रॉफिट नहीं है 5500, सेल्स है। तो ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कि वो पर्सन जो ये सारे खर्चे कर सकेगा। तो इसलिए ये बेचारा डिस्करेज हो रहा है। तो अब ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते ऐसे लोग। तो सरकार ने सोचा कि हम क्या करें, हम किस तरीके से इन लोगों को जीएसटी स्कीम में कैप्चर कर लें एंड देन जीएसटी का लॉस भी ना हो, तो ये डिस्करेज भी ना और हमें जीएसटी भी मिल जाए। तो सरकार ये फंडा लेके आई जो आप पढ़ने वाले हो सेक्शन 10 में, कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सरकार बोले कि हम आप लोगों के लिए एक स्कीम लाए हैं जो कि है ऑप्शनल, हर कोई ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं करना ही करना है, आपको ऑप्शनल है। अगर आपको ये दिक्कत लग रही है कि आपके कंप्लायंसेस के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन दैट केस आप आ जाइए कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में। सेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, क्या है ये कॉम्पोजिशन स्कीम? अब ध्यान से सुनना। अब सरकार बोलती है देखो मिस्टर ए, माना कि मंथली रिटर्न का खर्चा, रिकॉर्ड्स मेंटेन का खर्चा, आईटीसी क्रेडिट मिलेगा तो उसके लिए अलग से तुम्हें अकाउंटेंट वगैरह रख के उसका खर्चा होगा। हम एक काम करते हैं कि तुम्हारे ना ये खर्चे कुछ हम लोग माफ़ करते हैं। बहुत बढ़िया, ये खुश हो गया, यहाँ पे मिस्टर ए खुश हो गया है कि अरे बहुत बढ़िया, कुछ खर्चे माफ़ हो रहे हैं। क्या माफ़ हो रहा है अब वो सुनो। अब सरकार बोलती है देखो मिस्टर ए, तुम एक काम करो, तुम ना क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर दो। GSTR 4 हम लोग बना रहे हैं, GSTR 4 के अंदर आप अपने क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करो। ठीक है, और सर और क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये आईटीसी वाले जो रिकॉर्ड्स होते हैं, और ना उसका अकाउंटेंट रखना, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके खर्चे बच जाएंगे। तो मिस्टर ए बड़ा खुश कि अरे ये क्या, ये तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो गया। तो फिर मतलब स्कीम में तो बल्ले ही बल्ले हो रही है। यहाँ पे जीएसटी भी बोल दिया कि कुछ ठीक, ये नहीं मेंटेन करना, वो नहीं मेंटेन करना, क्वार्टरली रिटर्न, तो बड़ा फ़ायदा है। सरकार बोली देखो भाई, सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा नहीं, थोड़ा हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, सरकार अपने फ़ायदे की बात कर रही है। क्या फ़ायदा है सरकार का? सरकार बोली देखो, तुम आउटपुट जीएसटी मत चार्ज करना। अपने कस्टमर को जब आप सेल करोगे ना मिस्टर ए जब अपने कस्टमर को सेल करेगा सामान, तो सरकार बोलती है जीएसटी चार्ज उससे मत करना। तो जब आप सामने वाले से जीएसटी नहीं चार्ज करोगे तो आपके एक हाथ में तो कुछ नहीं आया, इनपुट आपने दिया हुआ है, तो आईटीसी का क्रेडिट तो आपको मिल ही नहीं सकता क्योंकि आपका आउटवर्ड तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए बोला कि ठीक है, ना रिकॉर्ड्स की दिक्कत है आपको, ना आपको अकाउंटेंट की दिक्कत है। अब मिस्टर ए पजल्ड कि सर ये क्या हो गया, मतलब आप जीएसटी तो मैं बाहर वालों से चार्ज ही नहीं कर रहा हूँ, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सरकार बोला कि देखो मिस्टर ए, सामने वाले से चार्ज आप नहीं करोगे, एक काम करो, जो आपका टर्नओवर है ना, जितना भी आपका टर्नओवर है, आप उसका 1% आप अपनी जेब से जमा कराओ, आप अपनी पॉकेट से इस 1% को जमा करा दो। अब मैं सोचा, मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, पहले तो मैं दूसरे से जीएसटी ले लेता था और आपको आगे जमा करा देता था, तो फिर भी मेरी जेब भारी नहीं होती थी। यहाँ सरकार कह रही है कि भाई 1% आप अपनी जेब से हमें जमा करा दो। तो मैंने कहा सर ये क्या फ़ायदा हुआ, ये तो नुकसान लग रहा है मेरे को। तो सरकार बोली कि देखो, अगर तुम नॉर्मल स्कीम में रहते, नॉर्मल स्कीम में क्या होता, ये सारे खर्चे होते तुम्हारे, मंथली रिटर्न, रिकॉर्ड, आईटीसी के चक्कर में अकाउंटेंट को रखना पड़ता, ये सब खर्चे होते तुम्हारे। बट अब क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे, सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न जाएगा एंड 1% अपनी जेब से करा दो। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बाकी यार मेरे को 1% दे के भी मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, करो। अब मान लो कि तुम रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हो, अकाउंटेंट रखते हो, सिस्टम बनाते हो प्रॉपर, उसके लिए तुम्हारी जो खर्चे होते हैं, लेट से वो 80,000 हो रहे हैं, 80,000 के खर्चे हैं,
और 1% जब मैं चेक कर रहा हूँ तो 1% मेरा कम निकल रहा है, लेटेस्ट से 60,000 निकल के आ रहा है 1%। तो बढ़िया है, मेरे लिए ये वाली स्कीम ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए सरकार ने इसको ऑप्शनल रखा हुआ है कि ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपका जो फ़ायदेमंद रहेगा आप वो वाली चीज़ को सेलेक्ट कर लो अपने पास। तो ये था बेसिक जो कॉम्पोजिशन स्कीम का पूरा क्रक्स था। अब इसको यहाँ पे नोट से देख लेते हैं। तो इसका फंडामेंटल यही निकला है कि सामने वाले से आप चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि आप सामने वाले से चार्ज नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिंपल सा क्या काम करना है आपको, क्वार्टरली आपने अपने टर्नओवर का 1% जो है वो जमा करा देना है, बस सिंपल। तो अब एक बार यहाँ समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो हमने अभी समझा उसको देखते हैं। कि वही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो अभी हम लोगों ने सारा देखा। तो बियॉन्ड 20 लाख है तो कुछ हार्डशिप्स होती हैं। क्या हार्डशिप होती हैं? अकाउंटेंट रखना, मंथली रिटर्न्स, रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है मुझे। और अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ तो क्वार्टरली रिटर्न, नो रिकॉर्ड कीपिंग और अकाउंटेंट की कॉस्ट भी मेरी बच जाती है, क्योंकि सिंपल है, जितना टर्नओवर हुआ है इस क्वार्टर में उसका आप जमा करा दो। तो सिंपल है, उसमें आपको कोई ज़्यादा रिकॉर्ड या अकाउंटेंट वगैरह रखने के खर्चे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वही आप बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सिंप्लिसिटी लाने के लिए किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स जो हो गए, तो सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन लेवी या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा। और ये वही कुछ पॉइंट्स हैं, जीएसटी नहीं कलेक्ट करोगे, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, एंड देन फॉर्म जीएसटी R4 जो हो गया उसमें आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर वाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट ये है कि सर कौन एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, इस स्कीम में कौन एलिजिबल है? तो ना दिमाग में बेसिक इंटेंशन याद रखो, लॉ मेकर ने क्यों ये लॉ बनाया, क्यों कॉम्पोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करा, आप उस चीज़ को दिमाग में रखो। ध्यान रखना कि हमने क्या बोला था हम लोगों ने कि यार वो बेचारा 5500 की तो सेल्स करता है, तो इसलिए हमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंडा बनाया कि ठीक है तुम एक काम करो 1% अपनी जेब से दे दो। तो यानी कि ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं 20 क्रॉस करने के बाद इस पर कुछ कंप्लाइंसेस लग रही हैं, तो इसलिए उसको ईज आउट करने के लिए, क्योंकि बेचारा छोटा है उन कंप्लाइंसेस को पूरा करने के लिए, तो यानी कि छोटे टर्नओवर वाला इंसान है, तो ये 20 तो एक्सीड कर रहा है, 20 तो एक्सीड कर गया, बट कहाँ तक नहीं पहुँचा, 1.5 करोड़। तो अगर आप 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच हो, इन दैट केस आप इस स्कीम में आ सकते हो। एज सून एज आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर निकल जाता है, इन दैट केस आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा वापस, तब आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओ, तब आपके लिए ये नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम उनके लिए है जो 20 क्रॉस कर जाते हैं और उन पे कंप्लायंसेस कॉस्ट बढ़ जाती हैं, तो इसलिए वो शिफ्ट कर जाते हैं कॉम्पोजिशन में। एंड चलते चलते जब आप बड़े हो जाओगे, आपका 1.5 करोड़ से ऊपर निकल गया, तब अब आपकी स्कीम नहीं है ये, अब आप आ जाइए वापस नॉर्मल पे। तो 1.5 करोड़ का टर्नओवर मैक्सिमम होता है, और लास्ट ईयर अगर आपका 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं हुआ है, यानी कि मान लो 1 करोड़ 40 लाख ही था, तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनो यहाँ पे, प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए 1.5 करोड़, तो फिर आप स्कीम में आ सकते हो। ठीक है, आप ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो तो आप 1.5 करोड़ नहीं क्रॉस किया, आप आ जाइए कॉम्पोजिशन स्कीम में। कॉम्पोजिशन स्कीम में चलते हुए क्या करना है, आपने 1% जमा कराना है, बट अगर आपका 1 करोड़ 50 लाख क्रॉस हो जाता है, इन दैट केस आप नॉर्मल में आ जाइए। तो पिछले साल 2 बातें हो गई, पिछले साल 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं होना चाहिए, इस साल चलते हुए 1.5 करोड़ से अगर ऊपर निकल जाता है तो नॉर्मल में आओ, अदरवाइज तब तक 1% क्वार्टरली अपना जमा कराते रहिए। तो ये 2 बातें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो 20 के ऊपर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराना है तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो फिर 1.5 करोड़ वाली स्कीम में चले जाइए, 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में फॉल करते हो, तो
स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप फॉल कर गए, इन दैट केस आपके लिए हम लिमिट आधी कर रहे हैं, कितनी, 75 lakhs। तो स्पेशल कैटेगरी है तो 75 lakhs, नॉर्मल अदर स्टेट्स हैं अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो उनके लिए 1.5 करोड़। तो अब एक बार यहाँ से क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। तो ये वो पार्ट है जो लिमिट्स की बात करता है। तो टर्नओवर की जो लिमिट है वही अदर देन स्पेशल कैटेगरी हो तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना, डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। एंड स्पेशल कैटेगरी में हो, स्पेशल कैटेगरी में अगर असम और हिमाचल है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। एंड खासकर अगर आपका एमसीक्यू है, CS में एमसीक्यू है, देन आपको तो ज़रूर याद रखना है। देखो ध्यान रखो, स्पेशल कैटेगरी में जो असम और हिमाचल है, असम हिमाचल में 1.5 करोड़ अप्लाई हो रही है, उसके अलावा जो बचे हैं उनमें 75 है। तो अदर देन स्पेशल कैटेगरी 1.5 करोड़। स्पेशल कैटेगरी में मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ पे चार्ट को बांट दिया, उसमें भी असम हिमाचल है तो 1.5 करोड़। एंड उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये कितने हैं, 75 lakhs। तो ये ध्यान रखना है, असम और हिमाचल में भी 1.5 करोड़ है, बाकी सब में 75 lakhs है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसी के रिगार्डिंग, जो जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हम ये टर्नओवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये टर्नओवर जो हो गया गिनते टाइम कि पिछले साल आपका 1.5 करोड़ बना था नहीं बना था, उसको काउंट करने के लिए बोला है कि ये जो टर्नओवर है इसमें सब काउंट कर लो, हर चीज़ काउंट कर लो। मतलब आपने कितनी एग्जेम्प्ट सप्लाईज दी वो काउंट करो, आपने जितनी टैक्सेबल दी वो काउंट करो, आप अपने एक्सपोर्ट्स को काउंट करो, एंड आपके जो इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जो माल आपने सप्लाई किया है वो वाला सप्लाई भी काउंट करो। हर चीज़ को काउंट करना होगा इसमें। हाउएवर एक एग्जेम्पशन है, इसमें एक चीज़ को आप इंक्लूड नहीं करोगे। वो क्या है, इस केस में जो ये एग्जेम्प्ट वाला केस है, एग्जेम्प्ट में जो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन या डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन या डिपॉजिट के थ्रू आपने जो कमाया है, मैंने किसी को लोन दिया होगा, उससे मेरे को जो पैसा मिला है, तो वो इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो आप इसमें जब कैलकुलेट करोगे तब उसको इंक्लूड नहीं करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इंक्लूड नहीं होगा, बाकी हर चीज़ इंक्लूड होगी। बट एग्जेम्प्ट के केस में एग्जेम्प्ट गुड्स होंगे, बट एग्जेम्प्ट सर्विसेज के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन से जो कमाया है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि उसे हम बिजनेस में रीजनेबल मांगते हैं कि ठीक है आपने किसी को उधार पे दिया होगा या कुछ पैसा हो सकता है अपने जो ऑपरेशनल वर्क में ही दिया हुआ होगा, तो उसको अलाउ कर देता है। तो क्या बोलता है यहाँ पे, अब देखते हैं। ये वही चार्ट आ गया है, तो जो अभी हम लोगों ने समझा ये वही चीज़ है, एक बार देख लेते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए वो बोला ऑल टैक्सेबल सप्लाईज काउंट होंगी, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी काउंट होंगी, एग्जेम्प्टेड 2 पार्ट्स में हो सकती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स तो आप इंक्लूड करोगे ही, सर्विस में सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली जो या डिपॉजिट वाली वो माफ़ करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट ये इंक्लूड नहीं होगा। एंड बाकी अदर सर्विसेज जो आ रही हैं वो आपकी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। देन आपके एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो सब कुछ इंक्लूड होगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट वाला, जो आपने पैसा कमाया है टर्नओवर का वो हिस्सा जो इंटरेस्ट कमा के आया है वो वाला माफ़ हो जाएगा बस। उसके अलावा बाकी सब काउंट करके हम लोग चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। देन एक अब ये पॉइंट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, इसके वजह से और पॉइंट्स ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये ना कहीं अगर देखा जाए ना, एक मुद्दे की जड़ है ये, कि जो प्रोविज़न डाला गया
क्या प्रोविजन है वो चेक करते हैं, एक बार समझते हैं। अब हुआ क्या कि अभी तक हम जो ये पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिशन, इनको कॉम्पोजिट डीलर्स बोलते हैं, जो इन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं कॉम्पोजिट डीलर्स बोलते हैं उन लोगों को। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ना ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है ये सब जो लोग गुड्स में डील करते हैं ना उनके लिए है, ये सर्विसेज वालों के लिए नहीं है। वो कैसे नहीं है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट ये है कि ये ना गुड्स जो सप्लाई करते हैं उनके फेवर में ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक शॉप है, इस शॉप से मैं गुड्स सप्लाई करता हूँ। मेरी शॉप के ऊपर वाला जो फ्लोर है वो मैंने रेंट पे दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या है मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ। तो यानी कि मैं गुड्स भी देता हूँ और सर्विस भी देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ना हम लोगों को कवर ही नहीं किया हुआ, सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर ही नहीं किया हुआ, गुड्स की तरफ ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि गुड्स की तरफ है तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना उन्हें प्रॉब्लम है। सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है अब ध्यान से सुनना, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉम्पोजिट डीलर्स के लिए क्या बोलता है कि देखो दोस्त, आप गुड्स के साथ सर्विसेज भी दे सकते हो, तो जो गुड्स दे रहे हैं वो लोग साथ में सर्विस भी दे सकते हैं, बट हाउएवर मैक्सिमम कितना 10% ऑफ टर्नओवर। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप सर्विसेज दे सकते हो बट मैक्सिमम कितना 10% ऑफ टर्नओवर या फिर ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, मान लो मैं गुड्स दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं साथ में सर्विस भी देता हूँ। रेंट पे मेरा ऊपर का जो फ्लोर है वो रेंट पे दिया हुआ है, तो गुड्स भी है सर्विस भी है। तो लेटेस्ट से कि जो मैं सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पे उसका जो टर्नओवर है लेटेस्ट से 15 लाख है, या इसको ना मैं 1,50,000 कर देता हूँ, तो इसको हटा के 150 कर दो। तो मेरा जो सर्विसेज से जो किराया आता है वो आ रहा है मेरे को 1.5 लाख रुपए का, एंड मेरा जो टोटल टर्नओवर निकल के आ रहा है, लेट अस से कि मेरा टोटल टर्नओवर आ रहा है 25 लाख। तो बोलते हैं कि देखो 25 लाख का टोटल है, टोटल मतलब सर्विसेज प्लस गुड्स, तो सर्विसेज प्लस गुड्स मिला के 25 लाख है और उसमें से सर्विसेज कितना है 1.5 लाख। तो बोलता है टोटल का अगर 10% तक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाओ। अगर ये उससे ज़्यादा निकल गया, मान लो कि ये आगे जाके हो जाता है 2,80,000, अगर ये 280 हो गया तो क्या होगा, ये टोटल का अब ये यहाँ पे कितना अमाउंट बढ़ जाएगा आपका 2630, हो जाएगा ये। तो पॉइंट ये है कि मैंने ऊपर यहाँ 31 बढ़ाया ना, 31 बढ़ा दिया तो 31 नीचे ही बढ़ जाएगा टोटल में। पॉइंट नहीं है, अगर वो 10% से ऊपर चला गया तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकते हो, ये बड़ी दिक्कत है। तो अब सर्विस प्रोवाइडर्स परेशान कि भाई ये हमारे साथ ये क्यों हुआ। गुड्स आप सप्लाई करते हो वेल एंड गुड है जी, बट अगर सर्विसेज देते हो, सर्विस प्रोवाइडर तो है ही नहीं स्कीम के अंदर, और अगर आप गुड्स के साथ सर्विस देते हो, अगर आप ऐसे पर्सन हो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देते हो, इन दैट केस आपकी सर्विसेज 10% ऑफ टोटल टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि किसको टारगेट कर रहा है, कहीं ना कहीं कि जो गुड्स देते हैं, छोटी मोटी सर्विस आप साथ दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो छोटी मोटी कितना, 100 में से 10 रुपये तक 10%। अब जो सर्विसेज, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो सर्विसेज ही देते हैं, मैं गुड सप्लाई नहीं करता, सर्विसेज ही देता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो मेरे लिए तो कॉम्पोजिशन स्कीम है ही नहीं फिर। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है ना उन लोगों के साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या जिनका मेनली काम सर्विस प्रोवाइड करने का है और अलग से छोटा मोटा गुड्स भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 7 मार्च 2019 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला
जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इंक्लूड करा गया था। तो ये हमारे कोर्स में है और हमारे कोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला नोटिफिकेशन पढ़ना, क्योंकि ये खास कर निकाला गया था सर्विस प्रोवाइडर्स में। तो ये भी हम लोग अभी कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स के बाद, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ना। तो ये हमें अभी के लिए हमारा जो पर्पस है वो ये है, हमें ये ध्यान रखना है कि सर्विसेज दे सकता है, गुड्स मेजरली प्रोवाइड करता हूँ, साथ में थोड़ी सी सर्विस दे सकता हूँ। कितनी होती है थोड़ी सी सर्विस? 10% ऑफ टर्नओवर तक, या फिर ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। तो अब यहाँ देखते हैं। तो एज पर सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 10, कॉम्पोजिट डीलर्स मे सप्लाई सर्विसेज, यानी कि वो सप्लाई कर सकते हैं, मे सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो शेड्यूल 2 जो है, जो क्लियर करता है कि रेस्टोरेंट में जो हम जाते हैं खाते पीते हैं वो एक सर्विस होती है। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात यहाँ नहीं की जाती, क्योंकि उसको कॉम्पोजिशन स्कीम में अलग से जगह दी हुई है रेस्टोरेंट्स को। तो यहाँ पे हम अदर देन रेस्टोरेंट की कोई सर्विस अगर आप देते हो तो दे सकते हैं, बट हाउएवर कितना? मैक्सिमम 10% ऑफ टर्नओवर या ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। तो इतना आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा रिटन फॉर्म में, MCQ फॉर्म में। बहुत अच्छा चांस है इसका क्वेश्चन आने का। तो डीप में पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करा देता हूँ अभी हाथ के हाथ। नीचे चलने अगर हम लोग शीट में, तो ये रहा, ये जो एग्जाम्पल आ रहा है मिस्टर जेठालाल वाला, तो ये हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या बोलता है। तो मिस्टर जेठालाल इज़ अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, भाई साहब ने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी हुई है। एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 वॉज 90 लाख। तो पिछले साल जो उनका टर्नओवर है वो कितना है? इनका 90 लाख का है। इस साल ड्यूरिंग 1920 ही इंटेंड्स टू सप्लाई सर्विसेज ऑल्सो, वो सर्विसेज भी देना चाहता है। कीपिंग इन व्यू द सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 10। तो सेकेंड प्रोविजन इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड प्रोविजन कौन सा होता है? 10% एंड 5 लाख, विच एवर इज हायर वाला, इतना कर सकता है वो। फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच ही कैन सप्लाई सर्विसेज मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ अ कॉम्पोजिशन डीलर, कि मैं कितना सर्विस दे सकता हूँ कि मेरा कॉम्पोजिशन डीलर का जो स्टेटस है वो भी मुझसे ना छिने। कितना? 10% ऑफ टर्नओवर या ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। तो पहले तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है, मेंशन करना है। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन प्रोविजन कॉम्पोजिशन डीलर कैन सप्लाई इतना अदर देन रेस्टोरेंट 10% और ₹5 लाख। इन द गिवन केस जेठालाल कैन सप्लाई मैक्सिमम कितना है इनका? इनका 90 लाख है टर्नओवर जो है इनका। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैक्सिमम कितना? 90 लाख का 10% या ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। और नेचुरली फिर कितना आ जाएगा? आप सप्लाई कर सकते हो 9 लाख तक। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट वाइज भी और उसका एप्लीकेशन भी। तो इसलिए सेकंड प्रोविजन पता होना चाहिए क्या है। रीजन बीइंग, अगर आपको प्रोविजन पता है बट आपको यही नहीं पता कि वो सेकंड प्रोविजन है एक्चुअली में सेक्शन 10 का, देन इन दैट केस गोल हो जाएगा मामला। तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलते हैं वापस ऊपर की तरफ। अब हम लोगों को पढ़ना है कि कौन पर्सन एलिजिबल नहीं होता, कौन है जो सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं है। देखते हैं कौन है वो। सीधी सी बात सोचो, अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया, 1.5 करोड़ एक्सीड कर जाता है मेरा टर्नओवर, तो मैं नहीं एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो पहला वही पॉइंट है यहाँ पे। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज जिसका 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख ये एक्सीड कर गया है, या तो सर्विस तुमने ज़्यादा दे दी है, या तुम्हारी लिमिट वैसे ही 1.5 करोड़ के ऊपर चल गई, तो तुम एलिजिबल नहीं हो। तुम ऐसे गुड्स सप्लाई करते हो जो कि GST में एलिजिबल ही नहीं है। भाई जो लायबल ही नहीं है GST, गुड्स जो लायबल ही नहीं है GST के लिए, वो सप्लाई करते हो, तो फिर तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर स्टेट
आउटवर्ड सप्लाई करते हो। तो तुम्हें हमने क्यों बेनिफिट दिया था, एक बात बताओ। सरकार बोल रही थी कि ठीक है मिस्टर ए, तुम छोटे हो, तो नेचुरली छोटा होगा तो विद इन द सेम स्टेट ही तो सेल करता होगा, और विद इन द सेम स्टेट की सेल को क्या बोलते हैं हम, इंट्रा स्टेट। और मिस्टर ए क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये कर रहे हैं इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं। तो हमने तो एग्जाम्पशन तुम्हें इसलिए तो दिया था कि हमें लगा था कि तुम छोटे हो, तुमसे कंप्लायंस नहीं होंगी। यहाँ तुम तो बड़े व्यापारी बन गए हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपना सामान बेचते हो। तो बोला ना भैया, तुम एलिजिबल नहीं हो इसके लिए फिर, क्योंकि तुम तो बड़े व्यापारी हो। हाउएवर, एक पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये MCQ इस पे ईजीली बन सकता है। क्या ध्यान रखना है आपको, मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, बट मैं इंटर स्टेट परचेज ज़रूर कर सकता हूँ। देखो, आउटवर्ड सप्लाई करने से मना कर रहा है, बट मैं अगर कहीं दूसरे स्टेट से सामान खरीद के अपने ही स्टेट में बेचता हूँ, ये चल जाएगा। अपने स्टेट से किसी और स्टेट में बेच नहीं सकते, वहाँ से खरीद ज़रूर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है हाउएवर कैन प्रक्योर गुड्स फ्रॉम इंटर स्टेट सप्लायर्स। तो दूसरे सप्लायर्स से गुड्स को प्रक्योर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर देन जो पर्सन्स हैं जो ECO के थ्रू गुड्स को सप्लाई करते हैं, जैसे अमेज़ॉन, स्नैपडील वगैरह के थ्रू आप सब सप्लाई करते हो, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। देन कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, अगर आप ये नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो कॉम्पोजिशन आपके लिए नहीं है, जैसे आइसक्रीम हो गया या अदर एडिबल आइस हो गया है। तो अभी बेसिकली और गुड्स को डाल रहा है विद टाइम, तो ऐसा अभी कोई लॉजिक वाइज वो नहीं है कि क्यों आइसक्रीम को क्यों डाला हुआ है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे आइटम्स ऐड होते जा रहे हैं। तो आइसक्रीम हो गया, पान मसाला, एरेटेड वाटर, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट में आया था एरेटेड वाटर, तो इस पर पूछा जा सकता है अलग से, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन आपका टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, तो ये आइटम्स अगर आप बनाते हो, नोटिफाइड गुड्स बनाते हो, इन दैट केस कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है। और लास्ट बोला CTP यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP। तो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आई होप वैसे आपको पता हो, बट एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है ये। तो जैसे से फॉर एग्जांपल दिल्ली में प्रगति मैदान में एक फेयर लगा है, मैं राजस्थान में हूँ, मैं होता क्या है कि दिल्ली में जो फेयर लगा हुआ है तो मुझे उसमें सप्लाई करना है प्रगति मैदान में। तो मेरा यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली नहीं है, मैं दिल्ली में नहीं दुकान लगाता, मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ और वहाँ पे 5-6 दिन का ट्रेड फेयर अटेंड करके वहाँ सामान बेच के आता हूँ। तो इस मुझे बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड सिमिलर बेस पे अगर मैं इंडिया के बाहर से आता हूँ इंडिया और सेम पर्पस, तो मुझे NRTP बोला जाता है, यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो अगर आप ये दोनों में से कहीं कवर होते हैं, इनका भी GST में पूरा अलग से डिस्कशन है, तो इन दैट केस आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, आपका अलग प्रोविजन है CTP और NRTP के लिए, आपके लिए वही अप्लाई होंगे। तो आई होप आपको ये वाले समझ आ गया हो कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कितने % पे किसे कब पे करना पड़ता है। और जब भी ये ध्यान रखना है कि जो कॉम्पोजिशन डीलर हो गया वो अपने जो नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है, अपने बिल के ऊपर लिखेगा, जो भी वो बिल इशू करेगा उसके ऊपर वो ज़रूर लिखेगा कि वो नॉट एलिजिबल है टू कलेक्ट GST। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जो बिल होता है जिसमें टैक्स चार्ज नहीं होता, नॉट चार्ज्ड एनी टैक्स। एंड इनवॉइस कब इशू किया जाता है, जब आप उसमें कोई टैक्स चार्ज करते हो। तो नॉर्मली GST का जो पर्सन रजिस्टर्ड होता है वो इनवॉइस इशू करता है, क्योंकि उसमें वो GST चार्ज करता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेचते हो जनरली कि अगर आप कोई टैक्स नहीं चार्ज करते तो आप बिल देते हैं, अगर आप कोई भी टैक्स चार्ज करते हो तो आप इनवॉइस देते हो कस्टमर को। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बिल के ऊपर लिखेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आप कॉम्पोजिशन में हो तो आप तो GST चार्ज ही नहीं करोगे ना उससे, तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पे बिल वर्ड यूज़ करा है, नॉर्मली इनवॉइस होता है।
तो इन्वॉइस कब दिया जाता है? जब आप कोई टैक्स कलेक्ट करते हो। बिल के ऊपर आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हो, वो गलत होता है, वो इन्वॉइस पे ही हो सकता है। तो ये वाला पार्ट था जो कौन एलिजिबल नहीं होता है जीएसटी के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में। अब हमें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्रक्स है उसका। अब हमें ये पढ़ना है कि सर कितने परसेंट पे किसको कब कितना टैक्स देना पड़ता है। जो मैंने बोला अपनी जेब से 1% देना होता है, किसी किसी केस में वो 5% है। तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एंड देन फिर हम पढ़ेंगे जो इसका सबसे धमाकेदार इनने जो नोटिफिकेशन निकाला सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।